दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद जगाई है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि यह शिक्षा नीति कई अर्थों में नई भी है, आधुनिक भी है और राष्ट्रीय भी। इस शिक्षा नीति के किन पुरानी और आउटडेटेड चीजों को पीछे छोड़ दिया है और कौन कौन से नए तत्व अपने में समेटी हुई है। इस शिक्षा नीति में नया क्या है, आधुनिक क्या है और राष्ट्रीयता के कौन से तत्व हैं, आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस शिक्षा नीति में फ्यूचर ओरिएंटेड क्या है, क्या यह वर्तमान भारत जो 21वीं सदी का भारत है उसकी जरूरतों पर खरा उतरता है। लेकिन नीतियों में कोई भी नया और बड़ा बदलाव न सिर्फ नई उम्मीदों को जगाता है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ आशंकाएं और कुछ भ्रांतियां भी स्वतः उभरने लगती है। इस शिक्षा नीति का अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से विश्लेषण किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश विश्लेषण इसके एक छोटे हिस्से को ही स्पर्श कर पाए हैं। शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण विषय से संबंधित इस नीति का जब तक विस्तृत और संपूर्ण विश्लेषण ना हो, एक होलिस्टिक एनालिसिस ना हो, तब तक इस विषय के सभी पहलुओं से हम परिचित नहीं हो पाते हैं और इस बारे में ना तो हमारी कोई राय बन पाती है और ना ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी हमें कई गलत निष्कर्षों की ओर ले जाती है। इसलिए इस विश्लेषण में मैंने सिर्फ यही नहीं बताया है कि नई नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, बल्कि मैंने यह भी बताने की कोशिश की है कि ऐसे प्रावधान क्यों किए गए हैं और इनका वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक संपूर्ण एवं विस्तृत विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण हर वर्ग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, शिक्षक हो, अन्य शिक्षाविद हो अथवा पेरेंट्स हो, सबके लिए उपयोगी है। साथ ही यूपीएससी परीक्षा जैसे आईएएस, आईपीएस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए भी यह उतना ही उपयोगी है। तो आइए इस विश्लेषण को हम ठीक से समझें। आज के वीडियो का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 घोषित हुई है, न सिर्फ विद्यार्थियों में, पेरेंट्स में और शिक्षा जगत के जो बहुत बड़े नाम हैं उनके बीच ये चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि इस पर देश के प्रधानमंत्री समेत समाज के निचले वर्ग तक में सब अपने अपने विचार और वक्तव्य दे रहे हैं। और ये बहुत वाजिब भी है कि 34 वर्षों के बाद यदि देश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा होनी ही चाहिए और इसके सभी पहलुओं पर विचार होना ही चाहिए। दोस्तों, जब भी शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा सिर्फ मार्कशीट और सर्टिफिकेट जमा करना और कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स जमा करना यह मात्र शिक्षा नहीं है और उस सर्टिफिकेट और मार्क्स के आधार पर कुछ कहीं नौकरी प्राप्त कर लेना शिक्षा का एकमात्र ऐसा उद्देश्य नहीं है। हाँ, शिक्षा का उद्देश्य बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है। और अभी तक देश में आजादी के बाद जिस तरह की शिक्षा नीति को फॉलो किया गया उसके क्या परिणाम हुए और जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी घोषित की गई है, इससे किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद है, इसमें क्या नया है, इसमें क्या राष्ट्रीय है, यह शिक्षा नीति बाकी नीतियों से किस तरह से भिन्न है, आज इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको भारत में शिक्षा के इतिहास की भी बात करूंगा। प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप था उसके बारे में भी संक्षेप में परिचय दूंगा। फिर ऐतिहासिक विकास क्रम में भारत में शिक्षा किन किन दौर से गुजरा और इस तरह वर्तमान तक हम इसकी एक तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मुख्यतः ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इस पर बहुत व्यापक और विस्तार से चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट और फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। नेचुरली ये दूसरे YouTube वीडियो की तरह 10 मिनट और 12 मिनट का नहीं होगा। अगर मैं भी चाहता तो ये 10 मिनट और 12 मिनट का वीडियो बन जाता, लेकिन ये आपके साथ अन्याय हो जाएगा क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको जिस तरह से
ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक होलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी कहा जा रहा है, होलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी। उसी तरह से आज के वीडियो का मेरा उद्देश्य है कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में होलिस्टिक रूप से बताऊं, विस्तार से बताऊं, ताकि आपके नजर से इसका कोई भी पहलू छूट न जाए। वैसे तो टुकड़े टुकड़े में बहुत सारी बातें आपको, कहीं यहां से छोटे छोटे वीडियो में आपको बहुत सारी बातें टुकड़े टुकड़े में बताई जा रही है, लेकिन यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप एक स्टूडेंट है स्कूल या कॉलेज के, या आप पेरेंट हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो, जब तक पूरी बारीकी से, विस्तार से, गहराई में जाए बिना पूरे डिटेल्स नहीं जानेंगे आप राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी की, तब तक ये टॉपिक के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि इसको पूरे विस्तार से बताऊं, समय थोड़ा ज्यादा लगे, आप हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, मैं रवि आर कुमार आज आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से हम बात करने जा रहे हैं, और इसके सभी पहलुओं पर, जैसा मैंने कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का अर्थ किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा का अर्थ कुछ इंफॉर्मेशंस को जमा कर लेना, कुछ परीक्षाएं पास कर लेना, कुछ डिग्रियां हासिल कर लेना, मार्कशीट जमा कर लेना, कुछ मेडल्स प्राप्त कर लेना, मात्र इतना नहीं है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से शिक्षा का अर्थ है। और ऐसी शिक्षा जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को विकसित ना करे, जो हमारे चरित्र का निर्माण ना करे, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति हमें जिम्मेदार ना बनाए, मानवता के हित में काम करने के योग्य ना बनाए, ऐसी शिक्षा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, क्या आज हम जांच करेंगे कि क्या ये इन मानदंडों पर खरा उतरती है? क्या इन आकांक्षाओं को ये पूरा करने में सक्षम है? और किन अर्थों में ये नई शिक्षा नीति है, किन अर्थों में ये राष्ट्रीय है, किन अर्थों में ये आधुनिक है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय शिक्षा के इतिहास के एक संक्षिप्त वर्णन से। देखिए, मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, देयर इज नो स्कूल इक्वल टू अ डिसेंट होम एंड नो टीचर इक्वल टू अ वर्चुअस पेरेंट। महात्मा गांधी का यह कथन कितना मौजू है, कितना समीचीन है, कितना उचित है कि चाहे हम जितने भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बना लें, लेकिन एक अच्छे घर से ज्यादा बेहतर स्कूल शिक्षा कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। और एक पवित्र, पावन सोच रखने वाले, अच्छी पवित्र सोच रखने वाले माता पिता से बेहतर टीचर दुनिया में कोई नहीं है। घर हमारा सबसे अच्छा स्कूल है और माता पिता हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। अर्थात एजुकेशन की शुरुआत घर से और माता पिता से ही होती है, और बाद में हम स्कूल, कॉलेज और शिक्षा नीति की बात करते हैं। और जैसे ही हम एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे ही हम शिक्षा की बात करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, वो है रामकृष्ण परमहंस और उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद। और ये गुरु शिष्य परंपरा, ये गुरु की शिक्षा, और उस शिक्षा को शिष्य ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला दिया। पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो गई। ऐसी शिक्षा जो आज भी मानवता को संदेश दे रही है, आज भी मानव मात्र को हर तरह के परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। ये है समुचित, ये है होलिस्टिक एजुकेशन, ये है बहुआयामी शिक्षा। और ऐसी शिक्षा देश और काल से परे होती है। तो भारत में इस तरह की शिक्षा की परंपरा रही है। लेकिन हम जानते हैं, प्राचीन भारत में जब शिक्षा दी जाती थी तो वहां गुरुकुल परंपरा थी, और वैदिक ऋचाओं के साथ वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति और इन सब चीजों से शिक्षा दी जाती थी।
और एक से एक बढ़कर शिक्षक थे। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, उनसे बेहतरीन शिक्षक ढूंढना आज बहुत मुश्किल है। आज जो आप जानते हैं कि भारत विश्व शिक्षा का केंद्र रहा है, प्राचीन भारत, नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, तक्षशिला विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता। दुनिया का शायद ही कोई सभ्य देश होगा जहां से वहां लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करने आते थे। और विश्व में आधुनिकतम, उस समय की आधुनिकतम और उच्चतम श्रेणी की शिक्षा ऐसे विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। तो कई बार भूलवश जब हम आधुनिक शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो हम भूलवश ये मान लेते हैं कि भारत में शिक्षा का जो पदार्पण हुआ वो अंग्रेजों के द्वारा हुआ। बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेज भारत में लेके आए, लेकिन इसके पहले भी भारत में शिक्षा प्रणाली बड़ी समृद्ध थी और उसका अपना महत्व था। और उसी शिक्षा प्रणाली ने न सिर्फ विश्व व्यापार में भारत का डंका बजाया था। आप जानते हैं, मुगलों के आने से पहले अगर आप विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुगलों के आने के पहले पूरे विश्व अर्थव्यवस्था का, वर्ल्ड ट्रेड का 30% से ज्यादा, 30% से ज्यादा भारत के हिस्सेदारी थी। भारत का कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड ट्रेड में, मोर देन 30%। तब वर्ल्ड इंडिया सेंट्रिक हुआ करता था, इंडिया सेंट्रिक वर्ल्ड हुआ करता था। भारत तब विश्व गुरु कहलाता था और यह विश्व गुरु का नारा वैसे ही खोखला नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई। तो अगर आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की मैं बात करूं, एक आपको संक्षिप्त इतिहास बताता हूं। सबसे पहले 21वीं शताब्दी में शिक्षा की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये नई मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम 21वीं शताब्दी में जिस आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करने जा रहे हैं, तो प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जरूरत ही क्यों पड़ी। मित्रों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉलेज सेंचुरी। ये नॉलेज सेंचुरी कहा जाता है, ये इंफॉर्मेशन एज है। तो इसमें अगर 21वीं सदी के डिमांड के हिसाब से अगर हमारी शिक्षा नीति ना हो तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, दुनिया के साथ कदम ताल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने नए जमाने के साथ कदम ताल करने के लिए अपने जो टूल्स हैं, अपने जो टेक्निक्स हैं, अपना जो एजुकेशनल मॉडल है, उसको शार्पन करने की जरूरत है। आज उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, उसे अपडेट करने की जरूरत है। अदरवाइज 21वीं सदी में बढ़ते विश्व के साथ हम और हमारे नौजवान कदम ताल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई शिक्षा नीति की, एक आधुनिक शिक्षा नीति की जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब भी बनाई जाती है, क्योंकि कोई भी देश जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाता है तो ध्यान रखता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उस देश के कुछ अपने वैल्यू सिस्टम होते हैं, नेशनल वैल्यू सिस्टम होता है। और वो नेशनल पॉलिसी नेशनल गोल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो देश के जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, जिन लक्ष्यों को देश प्राप्त करना चाहता है, उनको भी वो रिफ्लेक्ट करता है। और इसी तरह से जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो 21वीं सदी में भारत की क्या अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और उनको पूरा करने के लिए भारत कैसे आगे बढ़ेगा, क्या तैयारी करेगा, इसको ध्यान में रख के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। पर्पस क्या है ये नई शिक्षा नीति का, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है कि देश के नौजवानों को फ्यूचर रेडी किया जाए। मतलब भविष्य की चुनौतियों का वो सामना कर पाए। वो चुनौतियां सिर्फ रोजगार प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, वो चुनौतियां मानव विकास के हर पहलुओं को स्पर्श करती है। तो वो सभी चुनौतियों का वो सामना करे और जीवन में सिर्फ नौकरी पाने और पैसे कमाने की सफलता ना प्राप्त करे, एक होलिस्टिक सक्सेस उसे प्राप्त हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनालिटी बिल्डिंग से रिलेटेड हो, और ह्यूमन वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने की बात हो। ऑफ कोर्स उसमें मॉडर्न एजुकेशन, जॉब, फाइनेंशियल सक्सेस तो इंक्लूड है ही। तो ये मूल उद्देश्य है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। और इसके साथ ही
वर्तमान जो जनरेशन है और जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर कैसे क्रिएट किए जाएं, ये इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। लेकिन जब हम आज इस आधुनिक शिक्षा नीति पर चर्चा करने जा रहे हैं तो हम यहां बहुत उचित है कि हम भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई उस शिक्षा का एक संक्षिप्त इतिहास जान ले। और जैसे ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इतिहास की चर्चा होगी तो मित्रों एक बड़ा ही नेचुरल नेम सबके दिमाग में आता है, सबकी जुबान पे आता है, वो है लॉर्ड मैकॉले का। इनका पूरा नाम लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले था। लॉर्ड मैकॉले एक आप कह लें महत्वपूर्ण नाम थे। मैं सकारात्मक और नकारात्मकता की बात नहीं, मैं एक इंपॉर्टेंट नाम मैं कह रहा हूं भारतीय शिक्षण जगत में। जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, लॉर्ड मैकॉले ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन जो वायसराय थे उनको एडवाइस देने के लिए इंग्लैंड से भेजे गए थे और वो 1834 में भारत आए और 1838 में मात्र 4 साल रह के वो भारत से चले गए। लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने जिस शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा की बुनियाद रखी उसके प्रभाव बहुत दूरगामी हुए और इसके प्रभाव इतने दूरगामी हुए कि ये व्यक्ति मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले मात्र 4 साल भारत में रहा और 4 साल के बाद भारत से विदा हो गया। लेकिन उसने जिन नीतियों पर, जिन महत्वपूर्ण जो पैरामीटर सेट किए, उसके आधार पर जो शिक्षा नीति की शुरुआत की, उसका परिणाम आज तक देश के सामने है। वो कंटिन्यूटी में देश उसको लगातार फेस कर रहा है। तो इस व्यक्तित्व के बारे में जानना, इनके कामों के बारे में जानना, इनकी सोच के बारे में जाने बिना हम भारत में शिक्षा का इतिहास नहीं समझ सकते हैं। तो ये लॉर्ड मैकॉले जब भारत आए 1834 में, तो इन्होंने देखा कि भारत में जो शिक्षण पद्धति है वो, जब उन्होंने भारतीय लोगों का अध्ययन किया, जब घूमा उन्होंने पूरे देश में, तो उन्होंने 2-3 बातें महसूस की। उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय अपने को बहुत उच्च श्रेणी के शिक्षित मानते हैं, इनको अपनी शिक्षण पद्धति, गुरुकुल सिस्टम, संस्कृत एजुकेशन और अपने ज्ञान विज्ञान पर बहुत गर्व है और ये अपने को विश्व में श्रेष्ठ मानते हैं। और जब तक इनमें इस श्रेष्ठता की भावना रहेगी, द सेंस ऑफ सुप्रीमेसी रहेगी, तब तक भारतीय जाति को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। तो इस लॉर्ड मैकॉले ने सबसे पहले बहुत गहन विचार विमर्श के बाद, एक डीप एनालिसिस करने के बाद, भारत की मानसिकता पर, भारत की सोच पर, भारत की संस्कृति पर और शिक्षा पद्धति जो अब तक चली आ रही थी उसकी जड़ पर चोट करने की सोची और उसने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति की शुरुआत की। और ये अंग्रेजी शिक्षण पद्धति की शुरुआत करने का मूल उद्देश्य था, आप जानते हैं कि उस समय 1834 की मैं बात कर रहा हूं, 19वीं शताब्दी में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश था, हम कॉलोनी थे उनके, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था भारत में अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना, इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक चलाना, इसे बहुत प्रभावी ढंग से चलाना। और क्यों चलाना? ताकि भारत के आर्थिक स्रोतों का दोहन हो सके। भारत एक बहुत समृद्ध अर्थव्यवस्था थी जब अंग्रेज देश में एंटर हुए। तो कई बार गलतफहमी में हम ये मान लेते हैं कि अंग्रेज हमें, आज बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जिनको ऐतिहासिक संदर्भों का उतना ज्ञान नहीं है या शायद वो जानना नहीं चाहते या जानबूझ के वो उन तथ्यों को इग्नोर करते हैं। तो अंग्रेज जैसे कहा करते थे कि इट इज व्हाइट मैन्स बर्डन टू एजुकेट इंडियंस और द ब्लैक पीपल, व्हाइट मैन्स बर्डन का उन्होंने सिद्धांत दिया। वैसे ही बहुत सारे आज के बुद्धिजीवी जो इन बातों को बहुत गहराई से नहीं समझते, एनालाइज नहीं करते, वो भी ये मान के चलते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हमें आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। ये एक अलग टॉपिक है। तो अंग्रेजों ने ऐसा सोच के हमें आधुनिक बनाने के लिए, हम प्रगति करें ऐसा सोच के शिक्षा पद्धति का आरंभ नहीं किया। यह बहुत ध्यान से समझना है। लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत क्लियरली ये कहा है, बहुत साफ साफ शब्दों में कहा
कि मैंने भारत में एक ऐसी शिक्षा पद्धति की नींव डाल दी है जिसमें जो ब्रिटिश उपनिवेश है इंडिया, जो ब्रिटिश कॉलोनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी है, उसे लंबे समय तक चलाने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो मैं इंट्रोड्यूस करके आया हूं, वो लंबे समय तक सिर्फ क्लर्क पैदा करेगी, क्लर्क। तो क्लर्क मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के रूप में लॉर्ड मैकाले ने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की भारत में। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वो हाफ एजुकेटेड इंडियंस, जो उनके उपनिवेश को, उनकी कॉलोनी को चलाने में उनकी मदद करे, ऐसे पढ़े लिखे हाफ एजुकेटेड इंडियंस पैदा हों जो ना पूरी तरह से भारतीय हों और अंग्रेज तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से वो अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने मूल बातों से कट जाएं और वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षित हों। और इसीलिए एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, आप इसे एक षड्यंत्र कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, इसके तहत नई भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड मैकॉले ने की 19वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में। और यह शिक्षा पद्धति जैसे ही शुरुआत हुई तो आप जानते हैं इसमें अंग्रेजी शिक्षा को प्रमुखता दी गई। इसका दूसरा अर्थ यह भी था कि भारत तब तक संस्कृत और फारसी उर्दू में शिक्षा ले रहा था। भारत की मूल जो शिक्षा पद्धति थी वो संस्कृत में चलती थी। तो तब तक भारत में मूलतः उर्दू, फारसी और संस्कृत में एजुकेशन चल रहा था। संस्कृत एजुकेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जब भारतीय संस्कृत में अपना शिक्षण चला रहे थे तो वो अपनी मूल से जुड़े हुए थे, अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे, अपनी सभ्यता और संस्कृति से बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे, और इसीलिए मानसिक रूप से वो बहुत उच्च आदर्शों को मानते थे और अपने को श्रेष्ठ मानते थे। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जैसे ही शुरुआत हुई तो संस्कृत को धीरे धीरे काटा जाने लगा। स्कूलों में, कॉलेजों में संस्कृत पर जोर कम हो गया और अंग्रेजी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, और शिक्षा का मीडियम संस्कृत से हटके अब अंग्रेजी होने लगा। इसका पहला प्रभाव यह हुआ कि जो आम आदमी के लिए शिक्षा सुलभ थी वो घटके समाज के अपर स्ट्राटा, कुछ गिने चुने ही वर्गों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए शिक्षा सीमित हो गई। और ये अंग्रेज चाहते थे कि अधिकांश भारतीय अशिक्षित रहें और कुछ मुट्ठी भर भारतीय शिक्षित होकर क्लर्क बनकर और उनके साम्राज्य को बढ़ाने में उनकी मदद करें। ये उनका मूल उद्देश्य था। 1833 में आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का हर 20 साल पर चार्टर रिन्यू होता था इंग्लैंड से। तो 1813 में भी चार्टर आया था जिसमें भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, सबसे पहले 1 लाख रुपए का उस जमाने में 1813 में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, और वो पूरा का पूरा पैसा अंग्रेजी शिक्षा के लिए लगाया जाना था। आप उद्देश्य समझ सकते हैं, पूरी की पूरी जो पूरा फंड था वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए लगाया जाना था। मतलब संस्कृत को भूल जाओ और अंग्रेजी की तरफ झुको। 1833 में 20 साल के बाद जब चार्टर रिन्यू होता था तो 1833 में फिर से चार्टर रिन्यू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसमें ये 1 लाख अमाउंट को बढ़ा के 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए कर दिया गया। और उस 10 लाख में से भी अधिकांश, या आप कह सकते हैं 100%, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने के लिए रखा गया। मतलब आप सीधे समझ जाएं कि भारत की जो पारंपरिक समृद्ध शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल सिस्टम, वो उसको पूरी तरह से जड़ से काटने की तैयारी शुरू हो गई थी और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लादने की, भारतीयों के मन पे लादने की तैयारी शुरू हो गई थी, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत। उसके बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया 1853 में, जब चार्ल्स वुड नाम के एक अंग्रेज ने भारत में शिक्षा की जरूरतों को अध्ययन करके, ठीक से अध्ययन करके, और चार्ल्स वुड ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जिसे हम वुड्स डिस्पैच के नाम से, बहुत पॉपुलरली वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। और वुड्स डिस्पैच ने भारत में शिक्षा की जरूरतें क्या क्या हैं, इन सबको बहुत विस्तार से अध्ययन किया, और इन्हीं के रिकमेंडेशन, चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन के आधार पर 1857 में भारत में पहली अंग्रेजी शिक्षा आधारित यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1857 में।
अच्छा मित्रों, यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अनजाने में, अज्ञानतावश बहुत सारे लोग जब मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो जैसे जनरल नॉलेज में सवाल पूछा जाता था है कि भारत में पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, तो भूलवश वो 1857 की कैलकाटा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जबकि ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखें तो प्राचीन भारत अपने विश्वविद्यालयों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। मैं फिर बताऊंगा आपको, बिहार में, वर्तमान बिहार में नालंदा में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता? वर्तमान अफगानिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो तब भारत का हिस्सा था, तक्षशिला विद्यालय को कौन नहीं जानता? विक्रमशिला, जो वर्तमान बिहार के भागलपुर को कहते हैं, भागलपुर में स्थित है, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता था, जहां विश्व भर में शिक्षा के उच्चतम मानदंडों का पालन किया जाता था, चाहे वो टीचर स्टूडेंट रेशियो हो या लाइब्रेरी की समृद्धि हो, पुस्तकालय की समृद्धि हो, चाहे वो ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में उच्च लेवल की शिक्षा की बात हो, ये सारी यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय थे, विश्व स्तरीय। दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी उस जमाने में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बराबर नहीं मानी जाती थी। ये गौरव था भारतीय शिक्षा पद्धति का। तो 1857 में जब पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, तो ये आधुनिक शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा की पहली यूनिवर्सिटी थी। ये खास समझने जैसा है। उसके बाद शिक्षा में सामान्यतः सारी चीजें चलती रही, अंग्रेजी पद्धति के हिसाब से स्कूल कॉलेज खोले गए। बाद में 2 और भी यूनिवर्सिटीज खुली। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक यूनिवर्सिटी खोला गया, बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी खोली गई, और इस तरह से धीरे धीरे शिक्षण संस्थाओं का और अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार भारत में होता गया। और धीरे धीरे जो पारंपरिक, जो संस्कृत आधारित शिक्षा थी, गुरुकुल पद्धति की शिक्षा थी, प्राचीन ज्ञान विज्ञान और मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक साइंस की शिक्षा दी जाती थी, उसका धीरे धीरे लोप होने लगा और उसकी जगह धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा लेने लगी। इसके बाद आजादी के समय 1944 में एक सार्जेंट कमीशन आया। सार्जेंट ने अपने सार्जेंट कमीशन की रिपोर्ट सौंपी और उसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत सारे रिकमेंडेशन किए। लेकिन आप जानते हैं 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उसके साथ ही भारत अपने आजादी के करीब पहुंच चुका था, आजादी की मंजिल के करीब पहुंच चुका था। तो सार्जेंट कमीशन ने जो 1944 में जो जितने भी रिकमेंडेशन दिए, जिसको सार्जेंट स्कीम कहते हैं पॉपुलरली, उस सार्जेंट स्कीम को तत्कालिक रूप से लागू नहीं किया जा सका। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो जब हमारे आजाद भारत की शिक्षा व्यवस्था बनी, तो उसमें सार्जेंट कमीशन या सार्जेंट स्कीम को ध्यान में रख के ही शिक्षा की बुनियाद डाली गई। तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इस सार्जेंट कमीशन के रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा को देश के आजाद होने के बाद बहुत प्रभावित किया। इसके बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ 1948 में, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने, जो बहुत उद्भट विद्वान और महान शिक्षक थे, उनके नेतृत्व में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन किए, उनको वो रिकमेंडेशन भी आने वाले वर्षों में भारत में शिक्षा की बुनियाद बनाने में उससे बहुत मदद मिली। उसके बाद एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का निर्माण हुआ और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया। इस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और आगे इसको शिक्षा नीतियों में इन पर अमल करके देश में शिक्षा की बुनियाद को आगे बढ़ाया गया। मैं आपको बड़े शॉर्ट में अब भारत में जो अंग्रेजी शिक्षण है उसका एक इतिहास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर आया शिक्षण में, जब इंडियन एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ और इसके चेयरमैन बने डी कोठारी साहब। और इस कमीशन को कोठारी कमीशन के रूप से बहुत पॉपुलरली कोठारी कमीशन कहते हैं। और इसी कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन को ध्यान में रख के आजाद भारत की जो पहली अधिकृत आधिकारिक रूप से घोषित शिक्षा नीति बनी, आजाद भारत की
ध्यान रखिए, आजाद भारत की पहली अधिकृत शिक्षा नीति जो घोषित हुई वो 1964 में गठित डी जो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर बनी और इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 कहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण सुधार की बात की गई। इसमें संविधान प्रदत्त जो मूल अधिकार था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को कंपलसरी और मुफ्त एजुकेशन दी जाए, ये भी सुधार इसमें किया गया। सबसे पहली बार इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार को लागू किया गया। आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति जो 1968 में 1968 में घोषित हुई उसमें, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की नीति लागू की गई और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधारों की घोषणा की गई। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। जो अगला पड़ाव हुआ वो लगभग 18 वर्षों के बाद आया। 1986 में 1986 में जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन घोषित की और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में पिछड़े वर्गों पर, खासकर ओबीसी, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के एजुकेशन को मुद्दा बनाया गया और इस पर विशेष ध्यान देने की बात की गई। इसमें 6 वर्ष बाद 1992 में थोड़े बहुत सुधार किए गए। हालांकि ये सुधार इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि इनको हम नई शिक्षा नीति कह सके। तो हम कह सकते हैं कि आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी, दूसरी ऑफिशियल शिक्षा नीति उसके 18 साल बाद 1986 में बनी, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नीति जो अभी घोषित हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसको बनाने में 34 वर्षों का गैप हो गया। 1986 के बाद लगभग 34 वर्षों के बाद 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा वर्तमान में केंद्र सरकार ने की। 29 जुलाई 2020 को 29 जुलाई 2020 को इसे केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया। आप जानते हैं संवैधानिक प्रावधान है कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है। अर्थात कंकरेंट लिस्ट में होने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य की सरकारें भी कानून बना सकती हैं। तो जब 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी, तो अब इसको एक बिल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाएगा और इस पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये कानून बनेगा और फिर ये राज्यों के लिए के पास भेजा जाएगा और राज्यों से ये अपेक्षा की जाएगी कि राज्य भी इसको ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करें और तब जाके ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे देश में समुचित रूप से लागू हो पाएगी। तो ये एक संक्षिप्त बैकग्राउंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। अब जब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अपने व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उनके 3-4 कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को मैं यहां उद्धृत करूंगा क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सप्लेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं, बहुत तर्क संगत हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक वाक्य कहा कि अब तक जो शिक्षा नीति भारत में फॉलो की गई थी उसमें व्हाट टू थिंक पर जोर दिया गया था। मतलब क्या सोचें, ये बताया जाता था कि क्या सोचे और क्या ना सोचे, ऐसा ओरिएंटेशन था हमारी शिक्षा नीति का। लेकिन ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें मुख्य जोर ये रहेगा कि कैसे सोचें, हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज हाउ टू थिंक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम हाउ टू थिंक की परंपरा पर जोर देंगे तो आज वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी फ्यूचर रेडी हो पाएगा। भविष्य की, वर्तमान की और भविष्य की चुनौतियों को सफलतापूर्वक उनका सामना करके अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना पाएगा। इसके लिए जरूरी है हाउ टू थिंक। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 21वीं सदी के भारत की
नींव भी डालेगा, उसकी स्थापना करेगा। 21वीं सदी में भारत कितना शक्तिशाली होगा, न सिर्फ आर्थिक रूप से, न सिर्फ सामरिक रूप से, बल्कि ज्ञान के रूप में भी। एक नॉलेज सोसाइटी भारत का कैसा बनेगा, भारत किस तरह से अपने ज्ञान का डंका फिर से बजाएगा, और वो आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह के ज्ञान है। वो आयुर्वेद भी होगा और मॉडर्न एजुकेशन भी होगा, वो संस्कृत एजुकेशन भी होगा, और कंप्यूटर चिप्स की भी बातें होंगी, वो एआई और कोडिंग की भी बातें होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करेगा, कोडिंग की भी बात करेगा, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी महारथी होंगे। और हम अपने प्राचीन भारत के जो शिक्षण पद्धति हैं और प्राचीन भारत के जो बहुमूल्य जो हमारे हीरे हैं एजुकेशन से संबंधित, उनसे भी हम लाभ लेंगे। तो किस तरह से एक प्राचीन और आधुनिक का संगम बन सकता है ये शिक्षा नीति, ये हम आज वो समय आ गया है जब आज का युवा पूरे जीवन एक नौकरी, एक ही जॉब, एक ही तरह के प्रोफेशन से पूरे जीवन चिपका नहीं रहेगा। वो समय के साथ वो प्रोफेशन चेंज करेगा। और इसके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पश्चिमी देशों में और वर्तमान भारत में भी वो परिस्थितियां आ रही है, जब पूरे जीवन एक ही तरह के जॉब से में कोई बिता दे, ये शायद बहुत अनहोनी बात हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो इस क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन हैं, उनका नेचर बदल जाएगा, उनके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है वो सब चेंज हो जाएंगे। तो कई बार हम प्रोफेशन के लिए इररिलेवेंट हो सकते हैं, हम जिस प्रोफेशन में है उसके लिए इररिलेवेंट हो सकते हैं बदलते समय के साथ। और कई बार हम अपने को इतना अप स्किल और रीस्किल कर लेंगे कि शायद जो प्रोफेशन है वो हमें हमारे लिए अब उतना रिलेवेंट ना लगे। किसी भी परिस्थिति में आज के वर्तमान जगत में हमें, जो वर्तमान यूथ है और जो कमिंग जनरेशन है, उसे रेगुलर अपने को रीस्किल करना और अप स्किल करने की जरूरत पड़ेगी। अब पहले का वो समय नहीं है कि एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या किसी टेक्निकल एजुकेशन से डिग्री ले ली और उसी डिग्री के आधार पे पूरी जिंदगी काट दी। अब रेगुलरली हमको अपने को रीस्किल और अप स्किल, ये दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, प्रधानमंत्री ने भी इस पर बहुत जोर दिया, रीस्किल और अप स्किल करना पड़ेगा। तो ये रीस्किल और अप स्किल, क्या ये मॉडर्न जो एजुकेशन है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, क्या सचमुच हमें रीस्किल और अप स्किल करने में मदद करेगा? ये हम आगे देखेंगे। पूरे ये जो एक बहुत विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये नीति बनाई गई है और पूरे भारत में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा चल रही है। आप जब इस हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, रमेश पोखरियाल निशंक साहब, उन्होंने जब इसका परिचय दिया तो उन्होंने एक बात बताई जो समझने लायक है, जानने लायक है, कि ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसल्टेशन प्रोसेस को दुनिया में कोई किसी पॉलिसी को बनाते समय शायद इतना विस्तार, इतना विस्तृत कंसल्टेशन नहीं किया गया था। आप देखिए कंसल्टेशन का रूप क्या था। डेटा कैसे बताते हैं कि 33 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट के व्यू लिए गए, 33 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स का व्यू लिया गया। 33 करोड़, अमेरिका का पॉपुलेशन है 33 करोड़, कई यूरोपीय देश इसके 33 करोड़ के अंदर आ जाएंगे। अराउंड 2 लाख सजेशंस फ्रॉम 1.25 लाख ग्राम पंचायत और ग्राम समिति से, 1.25 लाख ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों से 2 लाख से ज्यादा सजेशन, सुझाव प्राप्त हुए। 6,600 ब्लॉक्स ने इसमें अपना सजेशन दिया, योगदान दिया। 6,000 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज ने, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं, उन्होंने अपने इसमें विचार दिए। 676 जो भारत के लगभग कुल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से उन लोगों ने उन सभी जिलों ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने अपने इसमें सुझाव और विचार दिए। आप देखिए कितना विस्तृत इस पर विचार विमर्श हुआ। यह विचार विमर्श की प्रक्रिया जनवरी 2015 में ही शुरू हो गई थी। आप समझिए लगभग 4 वर्ष से ज्यादा यह विचार विमर्श चला। जनवरी 2015 में शुरुआत हो गई थी और इस पे देश भर के शिक्षकों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों ने, एनजीओज ने, एमएलएज और एमपी से विचार लिए गए। स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को इसमें शामिल किया गया,
सभी अधिकांश राज्यों के चीफ मिनिस्टर इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, उनके विचार आए। 2,25,000 से ज्यादा सजेशन आए आम आदमियों की तरफ से इसमें, और तब इतना होने के बाद तब ये ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी पब्लिक डोमेन में लाया गया और इसको लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक हैं, उनकी अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई और उसने अंततः इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार किया कि जब डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन 31 मई 2019 को प्रस्तुत किया, उसके बाद अगला पड़ाव आया जब 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगाई और आज अब ये संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरकर एक आधुनिक भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप ग्रहण करेगी। आज इसी पर हम इसके विस्तार से इसके फीचर्स पे चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले 34 वर्षों से, मतलब लगभग 3.5 दशक से ज्यादा भारत में शिक्षा की पद्धति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ और एक बहुत ही आउटडेटेड कह सकते हैं कि शिक्षा पद्धति को हम फॉलो कर रहे थे, जिसे बदलने का काम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करेगी। अब इसके मूल उद्देश्य क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, अब इस पर हम आ जाते हैं। यह टीचिंग को, शिक्षण को और शिक्षण पद्धति को और आकर्षक बनाएगी, शिक्षकों की कमी को दूर करेगी और एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा सुलभ हो, इस मूल गोल को, इस व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने में देश की मदद करेगी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% किया जाए, इसका यह भी एक इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मूल उद्देश्यों में शामिल है। शिक्षा के विश्वव्यापीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, खासकर प्री स्कूल एंड सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन में 100% लोग एनरोल्ड हो, 100% बच्चे एनरोल्ड हो, कोई एक गरीब से गरीब बच्चा भी ना छूट जाए, ये इस शिक्षा पद्धति का, इस शिक्षा नीति के मूल उद्देश्यों में से शामिल है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही गई है कि इसमें इस तरह की नीति अपनाई जाएगी कि ओपन स्कूलिंग के माध्यम से जो मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से जो बाहर वर्ग है, ऐसे 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी ओपन स्कूलिंग के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि अब जब हम फीचर की बात करेंगे तो अब आइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स पे आ जाते हैं। अभी तक जैसा मैंने कहा कि एक 34 साल पुरानी शिक्षा पद्धति चल रही थी और उसमें 10+2 सिस्टम फॉलो किया जाता था, 10+2+3। इसकी जगह अब एक आधुनिक शिक्षा पद्धति, ना राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति आएगी जो 10+2 ना होकर 5+3+3+4 होगी। मतलब इसमें पूरे शिक्षण जो अवधि है किसी विद्यार्थी के जीवन में, उसको 4 फेज में, 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला काल 5 वर्ष का, दूसरा 3 वर्ष का, तीसरा 3 वर्ष का और चौथा और आखिरी 4 वर्ष का। अब ये 5+3+3+4 जो करिकुलर स्ट्रक्चर है, इसका क्या अर्थ है ये मैं आपको विस्तार से अभी समझाऊंगा। देखिए, 5 का मतलब है 5 साल, पहले 5 साल की शिक्षा, ये इसकी उम्र होगी 3 वर्ष से 8 वर्ष तक। दूसरा जो +3 है उसका मतलब है 8 साल से 11 साल की उम्र। फिर जो नेक्स्ट जो 3 है, सेकंड थर्ड 3, उसका मतलब है 11 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक। और जो आखिरी जो 4 वर्ष है उसका अर्थ है 14 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव आप ये नोट करेंगे कि 10+2 शिक्षा जो पद्धति थी, जो करिकुलर स्ट्रक्चर था, उसमें विधिवत फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत 6 वर्ष की उम्र से होती थी। लेकिन ये जो 5+3+3+4 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत 3 वर्ष पहले चली गई और 3 साल की उम्र से ही शुरू हो गई। अब 3 इयर्स की, 3 साल की प्री स्कूलिंग होगी और बाद में स्कूली शिक्षा। तो आइए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल बिंदुओं को हम जाने। जैसा मैंने कहा कि ये
इसमें आप देखिए इसको 5 इयर्स प्लस 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स प्लस 4 इयर्स में डिवाइड किया गया। अब ये एक मैं ग्राफ के माध्यम से आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 5 इयर्स प्लस 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स प्लस 4 इयर्स का मतलब क्या है। ये 5 इयर्स देखिए, आप इस ग्राफ में देखिए कि जो पुरानी शिक्षा पद्धति का एक बार चार्ट बनाया गया है जो 10+2 सिस्टम था, और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए एक बार चार्ट बनाया गया है। तो जो लेफ्ट साइड में है वो नेशनल जो 10+2 सिस्टम है, उसमें देखिए आप, उसमें 3 पार्ट हैं। सबसे नीचे जो स्काई ब्लू पार्ट है वो ब्लैंक है, मतलब 6 ईयर के एज तक कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था पुराने शिक्षा पद्धति में। फिर जो पुराना सिस्टम जो 10+2 था उसमें दूसरा ब्लॉक देखिए जो ब्लैक कलर का है, उसमें 10 इयर्स का स्पैन है, 10 वर्ष। मतलब वो 10 वर्ष कौन से थे, 6 वर्ष की उम्र से शुरू होकर 16 वर्ष की उम्र तक। तो ये 10 ईयर्स स्पैन था। 10वीं में बोर्ड परीक्षा शुरू देकर और बाद में फिर 2 इयर्स मोर एजुकेशन, स्कूली शिक्षा ली जाती थी, जो आप नेक्स्ट स्टेज आप देख रहे हैं। सेकेंड स्टेज 10+2, तो +2 2 इयर्स, 16 से 18 वर्ष, और इस तरह से स्कूली एजुकेशन पूरा होता था। लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आ जाइए। आप दूसरे जो बार डायग्राम पर आप अपना फोकस कीजिए। दूसरे बार डायग्राम में आप देखेंगे कि यहां जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे निचला पार्ट जो स्काई ब्लू कलर का है, उसमें वो 5 ईयर है, और उस 5 ईयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शुरू का 3 इयर्स, पहला 3 साल, जो प्री स्कूलिंग का पार्ट होगा, शुरू का 3 इयर्स, और जो दूसरा होगा वो क्लास 1 और 2 होगा। पहला 3 ईयर प्री स्कूलिंग, जिसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं कराई जाएगी, और उसमें वो फाउंडेशन स्टेज होगा। और उसमें दूसरा जो उसका पार्ट है 2 इयर्स का, उसमें क्लास 1 और क्लास 2 होगा, मतलब 6 साल से 8 साल की उम्र तक। अब ये फाउंडेशनल स्टेज है, मल्टी लेवल है ये, ठीक है। इसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। जो 3 इयर्स पार्ट आप देख रहे हैं, आप देखिए अगर अपने स्क्रीन पर 3 इयर्स जो दूसरा ब्लॉक है 5+3, तो ये जो 3 इयर्स है ये 8 साल की उम्र से शुरू होता है और 11 साल में जाके समाप्त होता है। और इसमें क्लास 3 टू क्लास 5 यानी 3 क्लास, 3 क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की पढ़ाई होगी। इसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद थर्ड स्टेप है अगेन 3 इयर्स, ये 11 साल की उम्र से शुरू होगा और 14 साल की उम्र तक जाएगा, और इसमें क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 होगा। और जो चौथा और आखिरी चरण इसका है, जिसको 5+3+3 और 4+4 का लास्ट जो +4 है, वो आप देखिए येलो कलर में जो टॉप ब्लॉक है वो 4 इयर्स लिखा है। ये एजुकेशन सिस्टम 14 साल की उम्र से ये पार्ट शुरू होगा और 18 इयर्स में जाके समाप्त हो जाएगा, 18 वर्ष में। और इसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की पढ़ाई होगी। तो इस तरह से 4 पिलर्स, 4 ब्लॉक के माध्यम से 5+3+3+4 नाम से जाना जाने वाला ये एकेडमिक करिकुलर न्यू या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में लागू होगा। और अब आइए इस शिक्षण पद्धति के एक एक पार्ट को विस्तार से जाने। सबसे पहले मैंने कहा 5 ईयर, 5+3+3+4। तो ये 5 का मतलब क्या है, इसको हम फाउंडेशन स्टेज कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और जैसा आप जानते हैं 5 मतलब 5 इयर्स। इस फाउंडेशन स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 साल का प्री प्राइमरी होगा, जिसमें बच्चे को कोई पढ़ाई नहीं करनी है, कोई किताब लेके नहीं जानना है, खेलने के माध्यम से खेल खेल में सीखना है। और एजुकेशन के प्रति ये आकर्षण कैसे पैदा किया जाए, इस उद्देश्य से इस पार्ट को जोड़ा गया है, ताकि बच्चा स्कूल जाते समय रोए ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो और स्कूल उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र हो, पढ़ाई के प्रति उसके मन में एक आकर्षण जगे और इस तरह से वो पढ़ाई को पसंद करे, ना कि पढ़ाई से डरे। और इसके बाद उसका दूसरा पार्ट आएगा 2 इयर्स स्टडी, जिसमें वो विधिवत शिक्षा लेगा, प्लस क्लास 1 और क्लास 2 का। इसकी क्या विशेषताएं, पहला तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, दूसरा नो स्टडी एट ऑल फॉर पहले 3 साल, जैसा मैंने कहा कोई पढ़ाई नहीं होगी। इसका यहां से भारतीय शिक्षा का जो शिक्षा का भारतीयकरण शुरू हो गया, मतलब
जब लर्न विथ फन होगा, एक्टिविटी के द्वारा फन, तो वह एक्टिविटी इंडियन एक्टिविटीज होंगी, इंडियन जो सिस्टम है उसको समझने के लिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कारपेंटर के पास जाता है, मान लो कोई स्टूडेंट चाक पर मिट्टी के बर्तन कैसे बन रहे हैं, पॉटरी की शिक्षा लेता है और वो प्रैक्टिकली जाके देखता है, वो कारपेंटर का काम प्रैक्टिकली जाके देखता है, खुद अपने हाथ से आजमाता है, तो भारतीय परंपरा, भारतीय व्यवसाय, भारतीय पद्धति के करीब होगा और इस तरह से शिक्षा का भारतीयकरण होगा। इस पूरे 5 साल का कुरिकुलम भी एक फिक्स होगा, ऐसा ही वो अनऑर्गेनाइज नहीं होगा, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा और इसका कुरिकुलम एनसीईआरटी डिसाइड करेगी, एनसीईआरटी बनाएगी कि किसमें क्या पढ़ाया जाएगा। हाँ, इसकी एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पहला 5 साल का जो एजुकेशन मूलतः रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, राष्ट्रीय भाषा में या मदर टंग में देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि यहां एक बात मैं आपको बता दूं, गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, यहां एजुकेशन को ऑप्शनल बनाया गया है, इंग्लिश एजुकेशन को ऑप्शनल बनाया गया है, इंग्लिश भाषा को ऑप्शनल बनाया गया है, वैकल्पिक बनाया गया है, इंग्लिश भाषा को हटाया नहीं गया है। यहां इसमें इस बात पर जोर है कि आप जो 5 साल के शुरू के 5 साल का जो एजुकेशन है वो क्षेत्रीय भाषा में हो, अगर गुजरात का बच्चा है तो गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र का स्टूडेंट है तो मराठी में पढ़े, अगर आंध्रा का है तो तेलुगु में पढ़े, केरल का है तो मलयाली में पढ़े, तमिलनाडु का है तो तमिल में पढ़े, बंगाल का है तो बंगला में पढ़े, असम का है तो असम में असमीज में पढ़े, उड़ीसा का है तो उड़िया में पढ़े। तो इस तरह से रीजनल लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को, अपने मदर टंग को और राष्ट्रभाषा को भी इसमें बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वैसे ये वैकल्पिक है, जबरन किसी भी चीज को लादने की, किसी भी भाषा को जबरन हटाने, अंग्रेजी भाषा को जबरन हटाने और क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को जबरन लादने की कोशिश बिल्कुल नहीं हुई है। इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना है, हमारे पास विकल्प हैं। हाँ, बस इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी, कंपल्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम has been completely removed. There is no compulsion to learn in English medium only. अब आप क्षेत्रीय भाषा में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो कंपल्सन समाप्त हो गया इंग्लिश का। और इससे आपको जान के आश्चर्य होगा कि आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में, ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण 20% से ज्यादा प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक आते आते बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं। 20% से ज्यादा बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं सिर्फ मीडियम के कारण, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को और अंग्रेजी मीडियम में कोप अप नहीं कर पाते हैं, अपने को सक्षम नहीं पाते हैं और उन्हें लगता है कि ये अपने बस की बात नहीं है और वो शिक्षा से विमुख हो जाते हैं और वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं। आप जरा सोचिए कि इन आदिवासी विस्तार में, आदिवासी क्षेत्रों में भी या देश के किसी भी हिस्से में जब उनके स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी तो इसमें उनकी शिक्षा की, उसमें उनमें इंटरेस्ट जगेगा। यहां मित्रों मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, मैं तरह तरह के परिचर्चाओं में जब भाग लेता हूं, बहुत तरह के शिक्षाविदों से मिलने की बात होती, जब मिलते हैं और बातें होती हैं, तो वो कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता और अंग्रेजी ने ही भारत को आधुनिक बनाया है और अंग्रेजी शिक्षा ही भारत की आधुनिक शिक्षा है और अंग्रेजी को वो एकदम आवश्यक और अपरिहार्य मानते हैं। मित्रों मैं अंग्रेजी भाषा को का बहुत सम्मान करता हूं, दुनिया की किसी भी भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बहुत एक बात आप सबको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा के कारण ही कोई देश या कोई समाज प्रगति करेगा, वो विश्व से जुड़ेगा, ये बहुत ही इमेच्योर बात है, अपरिपक्व बात है और इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं वर्तमान में दुनिया के जितने विकसित देश हैं, आपको मैं कुछ नाम गिनाता हूं, जापान, रसिया, फ्रांस, पड़ोस में चीन, ये ऐसे देश हैं जहां के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, आज भी ये एक बहुत कठिन समस्या है वहां। तो क्या जापान अंग्रेजी के बिना एक विकसित देश नहीं है? क्या चाइना अंग्रेजी के बिना एक विकसित देश नहीं है? हाँ, अब ये लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्या रसिया अंग्रेजी के बिना महाशक्ति नहीं बन गया? क्या फ्रांस और जर्मनी अंग्रेजी के बिना विकसित देश नहीं हुए? कहीं भी यहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं मास लेवल पे। आज भी इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष
जब सम्मेलन में जाते हैं, मीट्स में जाते हैं, समिट्स में जाते हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, अपनी राष्ट्रभाषा को वो प्रेफर करते हैं। जब वो भारतीय प्रतिनिधियों से बात करते हैं, अपने अगर मान लीजिए किसी इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी मातृभाषा में बात करें। तो भाषा, अंग्रेजी भाषा के बिना प्रगति नहीं करेंगे, ये हमारी कुंठा है, ये गलत अवधारणा है, और जितना जल्दी हम इससे बाहर आ जाए वो हमारे देश के लिए उचित है। मैं यहाँ फिर कहूंगा कि अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं होना चाहिए, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए और हर भाषा की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा का जितना ऊंचा स्थान होना चाहिए, देश के क्षेत्रीय भाषाओं में जितनी समृद्ध साहित्य है और ज्ञान विज्ञान है, उनका जितना ऊंचा महत्व और स्थान मिलना चाहिए वो उन्हें जरूर दिया जाना चाहिए। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये काम किया है। जो अगला चरण है इसका 3 इयर्स का, वो मिडिल स्टेज कहते हैं। इसमें भी स्टैंडर्ड और फिक्स कुरिकुलम होगा। इसमें क्लास 6, 7 और 8 में स्टूडेंट जाएंगे और इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब अनुभव के आधार पर विज्ञान, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज एंड अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स को आप बच्चे अनुभव कर पाएं, उसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच के द्वारा समझ पाएं। सिर्फ रटंत विद्या, गुजराती में गोखन पट्टी कहते हैं, हिंदी में रटंत विद्या, घोटंत विद्या कहते हैं, ये सिर्फ रटने की परंपरा समाप्त हो जाए और वो सब्जेक्ट से अपने को कोरिलेट कर पाए, सब्जेक्ट में वो इन्वॉल्व हो पाए, प्रैक्टिकली उसको समझ पाए और उसमें इन्वॉल्व होकर उसे सीख पाए, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, आधुनिक जो शिक्षा का डिमांड है, आज के जो साइंस विज्ञान की जो डिमांड है, इस स्टेज में क्लास 6 से ही, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कि क्लास 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग, चीन का आईटी सेक्टर में बुलंदी पर पहुंच जाने का एक मेन मुख्य कारण यह था कि बचपन से ही वहां कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। भारत ने भी अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान किया है कि कंप्यूटर कोडिंग ये सिखाया जाएगा क्लास 6 ऑनवर्ड ही। उसके बाद स्कूल लेवल पे ही बच्चों को इंटर्नशिप की फैसिलिटी दी जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई वोकेशनल एजुकेशन बच्चा लाया, कंप्यूटर की कोडिंग ही ले रहा है, या कोई वोकेशनल एजुकेशन, हाँ यहाँ वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा क्लास 6 ऑनवर्ड ही। तो मान लो कोई स्टूडेंट कंप्यूटर कोडिंग सीख रहा है या कोई अन्य वोकेशनल एजुकेशन ले रहा है, पॉटरी सीख रहा है, कारपेंट्री सीख रहा है या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहा है, और उसका इंटरेस्ट उसमें बहुत जग गया और उसको उसमें वो डीप में जाना चाहता है और स्पेशलाइज होना चाहता है और डीपर नॉलेज लेना चाहता है, तो ये एजुकेशन सिस्टम देखिए बहुत ही जबरदस्त ये बदलाव है, बहुत वेलकम स्टेप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि ये एजुकेशन पॉलिसी उसे इंटर्नशिप करने की, उस सब्जेक्ट में और गहराई में उतरने की छूट देता है, बल्कि उसे मदद करता है, उसमें प्रोत्साहित करता है। ये वेस्टर्न सिस्टम है जो बहुत ही उपयोगी सिस्टम है और इस स्टेज में वोकेशनल एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। और यहां भी क्लास 6, 7, 8 तक भी ये जोर होगा ये शिक्षा नीति का कि जहां तक संभव हो, मैं यहां रिपीट करूंगा, जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम रीजनल लैंग्वेज हो, स्टेट लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, मातृभाषा हो और राष्ट्रभाषा, जहां तक संभव है। इंग्लिश को पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग को बढ़ावा जरूर दिया गया है और यह बहुत उचित भी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट और लास्ट स्टेज शिक्षा पद्धति में स्कूल एजुकेशन का, जो लास्ट स्टेज है वो 4 इयर्स वाला है, जो क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th से संबंधित है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है, इसको आप ध्यान से समझना। ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज क्या होता है? ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज का मतलब है कि आप अब पहले जो हमने जिस जमाने में शिक्षा ली है या अब तक जो शिक्षा पद्धति चल रही थी 10+2 में, 10वीं के बाद क्लास 10th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बाद आपके सामने 3-4 विकल्प दिए जाते थे। या तो आप साइंस स्ट्रीम चुनिए, या आप आर्ट्स चुनिए, या कॉमर्स चुनिए, या वोकेशनल एजुकेशन में जाइए। तो स्ट्रीम फिक्स थे,
साइंस में सिर्फ साइंस के विषय, आर्ट्स में आर्ट्स के विषय, कॉमर्स में कॉमर्स के विषय, और इस तरह से फिक्स था। अभी ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है। अब शायद ऐसा पॉसिबल है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के कारण कि एक स्टूडेंट 10वीं के बाद साइंस में से फिजिक्स ले सकता है, आर्ट्स में से हिस्ट्री ले सकता है, और कॉमर्स में से बिजनेस लॉ पढ़ सकता है। और वो अब इस किस स्ट्रीम का है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा, वो अपनी पसंद का विषय चुन पाएगा और उसमें अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप कर पाएगा। अब ये इसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किताबी ज्ञान को रट के और एग्जाम पास करने पर जोर नहीं रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज को एनालाइज करना, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा ही क्यों होगा, अगर ये ऐसा हो तो ये क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। सिस्टम पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा, बोर्ड एग्जाम को आसान बनाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर एंड इंफॉर्मेशन का ही टेस्ट नहीं लिया जाएगा, और बोर्ड के कुरिकुलम को इजी बनाया जाएगा। 10th और 12th बोर्ड के कुरिकुलम को इजी बनाया जाएगा। स्टूडेंट के पास अब सब्जेक्ट का, जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडर चॉइस होगा। उनके एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषण क्षमता विकसित कैसे हो, इस बात को ध्यान में रख के पूरा कुरिकुलम, एग्जाम और टीचिंग को डिजाइन किया जाएगा। स्टूडेंट को अभी से उत्साहित किया जाएगा कि जीवन के बड़े उद्देश्यों के प्रति वो जागरूक बने। वो जीवन अपनी किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उस विषय में उनको जागरूक किया जाएगा। इसमें 12वीं के पहले ही इसी स्टेज में, जो चौथा स्टेज है 4 ईयर वाला, 9, 10, 11, 12 में, इसी में स्कूली शिक्षा के दौरान एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि इसमें फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि स्टूडेंट चाहे तो अपने पसंद का कोई भी विदेशी भाषा सीख सकता है। हाँ, यहाँ एक अपवाद किया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज वर्तमान समय में चीन के साथ देश की इंटरेस्ट टकरा रहे हैं, व्यापारिक इंटरेस्ट टकरा रहे हैं, बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, दोनों सेनाओं में झड़प हो चुके हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी संघर्ष चल रहा है। तो इस परिस्थिति में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दुनिया की कई भाषाओं को सीखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने चाइनीज भाषा, जिसे हम मैंडेरिन कहते हैं, उसको इस चॉइस से बाहर निकाल दिया है। मतलब स्टूडेंट अगर कोई विदेशी भाषा लेना चाहे, सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन मैंडेरिन का चॉइस नहीं है, चाइनीज भाषा सीखने का चॉइस नहीं। वैसे मैं अगर अपनी व्यक्तिगत राय बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर चाइना हमारा दुश्मन देश भी है, हमसे दुश्मनी भी निभाना चाहता है, तो भी उसकी भाषा को जानना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। अगर हमारे लोग मैंडरिन को जानेंगे तो एक दुश्मन की रणनीतियों को समझने में, उसकी चालबाजियों को समझने में, उसके अगले कदम को समझने में, उसकी पूरी मानसिकता को डिकोड करने में मदद मिलेगी, उसकी सभ्यता संस्कृति को समझने में मदद मिलेगी। तो मैंडरिन को बाहर कर देने से मुझे लगता है किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैसे ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें मैंडरिन को बाहर रखा गया है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं 9, 10, 11, 12 में, कि इसमें 6-6 महीने के सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब पहले साल के अंत में जो एक एग्जाम होता था, या बोर्ड एग्जाम ही सब कुछ था, और एग्जाम के 2 महीने पहले स्टूडेंट पढ़ के और उस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाते थे। अब वो पूरी पद्धति समाप्त हो गई, और अब इसमें एक नया सिस्टम आ गया है जिसमें हर 6 महीने पर एग्जाम होगा, सेमेस्टर सिस्टम, और वो हर एग्जाम आपके फाइनल मेरिट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चौथे स्टेज का महत्वपूर्ण बदलाव है। बोर्ड के एग्जाम की पद्धति में भी कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जैसे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाएगा, एनालिटिकल एबिलिटी पर जोर दिया जाएगा। ऐसे एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे, ऐसा इवैल्यूएशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने कितने फैक्ट्स और फिगर लर्न कर लिए हैं, बस उसी की परीक्षा नहीं होगी, जो अब तक ज्यादातर होती थी कि रट के भी लोग 90% से ज्यादा मार्क्स लाते थे और जीनियस कहलाते थे, भले समझ, सब्जेक्ट की, विषय की समझ शायद गहरी ना डेवलप हो पाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एनालिटिकल एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया है। रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो 360 डिग्री, मतलब हॉलिस्टिक एनालिसिस होगा आपका, 360 डिग्री असेसमेंट करेगा आपका
सिर्फ रिपोर्ट कार्ड आपके एजुकेशनल परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देगा, आपके बिहेवियर पर, आपकी डिसिप्लिन पर, आपके सोचने के तरीके पर, एनालिटिकल एबिलिटी पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, दोस्तों से आप कैसे डील करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपका इमोशनल कोसेंट कैसा है, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के ये आपका 360 डिग्री असेसमेंट करेगा और तब जाके आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। तो आपके व्यक्तित्व के, संक्षेप में मैं कहूं तो व्यक्तित्व के हर पहलू को ध्यान में रख के आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। अब एक और बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है कि अब तक मार्क्स, आपके जो मार्क्स होते थे, अंक होते थे एग्जाम में, वो कौन देता था? अब तक हमने यही सुना है कि अब तक मार्क्स सिर्फ शिक्षक देते थे, है ना? सही बात। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसमें क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है। कमाल की बात है कि शिक्षक तो आपको मार्क्स देंगे ही, आप स्वयं भी आपको मार्क्स दे पाएंगे। कमाल की बात है ना? और आपके क्लासमेट्स भी आपको मार्क्स दे पाएंगे। इसका क्या अर्थ है? इसके पीछे क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि टीचर तो आपको मार्क्स देंगे, आप स्वयं का भी खुद मूल्यांकन करके अपने को जज कर पाएंगे कि मेरा परफॉर्मेंस आज के डेट में इस पर्टिकुलर एग्जाम में क्या रहा। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज तक जब हम पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी तक जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारा इवैल्यूएशन मुख्यतः दो लोग करते हैं। हमारी संस्था स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम के माध्यम से करती है, और बाद में रिपोर्ट और मार्क्स देख के हमारे पेरेंट और नियर डियर हमारा इवैल्यूएशन करते हैं। दो लोग हमारा इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमारा समाप्त होता है और जब हम जीवन के क्षेत्र में उतरते हैं और जब हम जिंदगी जीना शुरू करते हैं, बिजनेस, व्यापार और नौकरी में हम उतरते हैं, तो वहां हमारा इवैल्यूएशन कौन करता है? वहां कौन सी एग्जाम होती है ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए? मित्रों, वहां हम खुद ही अपना रोज एनालिसिस करते हैं। हम अपना परफॉर्मेंस खुद ही रोज एनालाइज करते हैं, और अगर ठीक से एनालाइज करने की हमें क्षमता हुई, उस एनालिसिस से हम सीख पाने की क्षमता हमें डेवलप हुई, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। तो क्यों ना, जब हमें जीवन के एडवांस हिस्से में हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना ही है, तो स्कूल डेज में ही सेल्फ एनालिसिस करने की आदत क्यों ना डाली जाए। बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं। एक एकेडमिशियन के रूप में ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम लगा कि इसमें टीचर भी मार्क्स देंगे, हम स्टूडेंट स्वयं को भी मार्क्स देंगे, और उनके जो क्लासमेट्स हैं, सहपाठी है, वो भी उनको मार्क्स देंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? इससे आप एक टीम प्लेयर बनेंगे, इससे आप सबसे मिलजुल के चलना सीखेंगे। अगर आप जानेंगे कि पूरा क्लास आपको मार्क्स देगा, तो आप में एरोगेंस नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, आप एकला चलो की नीति नहीं अपनाएंगे, आप किसी को नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे, आप पूरे क्लास के साथ मिलजुल के चलेंगे और आप एक टीम प्लेयर बनेंगे। आप सबके साथ मिलकर जीवन कैसे जीना है, कैसे दूसरों को मदद करना है और उनसे मदद लेना है, ये बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी, वो आप अपने पसंद के माध्यम में दे पाएंगे। अंग्रेजी कंपलसरी नहीं होगा। गुजरात का स्टूडेंट गुजराती में, महाराष्ट्र का मराठी में, और बंगाल का बंगाली में, और तमिलनाडु का तमिल भाषा में बोर्ड की परीक्षा दे पाएगा। वो अंग्रेजी में चाहे तो अंग्रेजी में भी दे पाएगा। अब भाषा का कंपल्सन नहीं रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है, और इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम होंगे। अब ये तो अभी तक स्कूल की बात थी। अब इसके बाद ग्रेजुएशन की बात करें, कॉलेज एजुकेशन की बात करें, तो जो टोटल ड्यूरेशन है कॉलेज एजुकेशन का, ग्रेजुएशन की मैं बात करूं, ग्रेजुएट जिसे हम कहते थे, पहले हम बीएससी, बीए, बीकॉम एटसेट्रा कहते थे, बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स। अब ये बीएससी, बीए, बीकॉम का पूरा काम समाप्त हो गया। अब सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। स्ट्रीम यहां भी समाप्त हो गया। अब साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम नहीं होगा। यहां भी सब्जेक्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप चाहें तो एक साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक आर्ट्स का ले सकते हैं, कॉमर्स का ले सकते हैं, एक आर्ट एंड कल्चर का ले सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त है ये इसमें। तो टोटल ड्यूरेशन 3 साल या 4 साल, 3 इयर्स और 4 इयर्स का क्या मतलब है, ये मैं आगे क्लियर करूंगा।
तो ये जो ग्रेजुएशन है 3 इयर्स या 4 इयर्स का होगा। आपके ग्रेजुएशन की में एडमिशन के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिर्फ 12वीं का मार्क्स काम नहीं आएगा, सिर्फ 12वीं के मार्क्स के आधार पे ही निर्णय नहीं होगा। मान लीजिए 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स कम आए, दोनों सेमेस्टर में या सभी सेमेस्टर में मार्क्स कम आए और आपका ओवरऑल ग्रेड नीचे आ रहा है, तो भी आपके पास मौका होगा। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैट का प्रोविजन लेके आई है, कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT कराएगी, मतलब कॉलेज में एडमिशन कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू होगा और आपके 12th का मार्क्स और कॉमन एडमिशन टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस दोनों को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और कॉलेज में एडमिशन आपको दिया जाएगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको विषयों के चुनाव में दिया जाएगा। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय इसमें किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय, ये अल्टीमेट, ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं और सही अर्थों में ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी है, ये दुनिया से कदम ताल मिला के चलने वाली एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए जाने वाले का काम है। और वो पॉइंट है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम। बड़ा ही पावरफुल एक सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कॉलेज लेवल पे, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। दोस्तों ये क्या है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट? अब तक जो हम पढ़ाई कर रहे थे, जो पुरानी पद्धति थी, जिसमें एक बार आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया 12वीं पास करने के बाद, तो आपने अगर कम से कम 3 साल की पढ़ाई पूरी नहीं की, तो अगर आप बीच में आपने पढ़ाई छोड़ दी 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो आपका वो एजुकेशन अधूरा रहता था और आपका पूरा वो पढ़ना, पूरा एफर्ट, पूरे जो आपने पैसे खर्च किए, टाइम लगाया, वो सब कुछ जीरो हो जाता था और उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलता था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम ला दिया। कई बार ऐसा होता है मित्रों कि मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम या वर्गीय परिवार का कोई युवा कॉलेज एजुकेशन में शामिल तो हो जाता है, एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन आर्थिक कारणों से, फीस नहीं भरने पाने की योग्यता के कारणों से, या कई बार स्वास्थ्य कारणों से, या पारिवारिक कारणों से, या कई बार फैमिली में ऐसे कंपल्सन्स होते हैं कि उसको अर्न करना, कुछ ना कुछ पढ़ाई छोड़ के किसी काम में लग जाना बहुत आवश्यक होता है, तो पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ता है। तो अब नई शिक्षा पद्धति ने आप कई बार इसमें एंटर हो सकते हैं और कई बार एग्जिट हो सकते हैं। मतलब आपने 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो आपका बेकार नहीं जाएगा, उसका पॉइंट्स, उसके क्रेडिट्स मिलेंगे और वो क्रेडिट जोड़ दिया जाएगा। आप फिर एक आपका समय निर्धारित रहेगा कि इतने साल के अंदर दोबारा आप आ सकते हैं। आप जब दोबारा आए और फिर 1 साल पढ़ी, तो फिर आपका वो क्रेडिट और पिछला क्रेडिट और अभी का क्रेडिट जोड़ दिया जाएगा। और इस तरह से आप अगर टुकड़े टुकड़े में भी पढ़ाई कर सकते हैं, मल्टी एंट्री, कई बार एंटर हो सकते हैं और कई बार बाहर जा सकते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है और आपका 1 साल में किया गया एफर्ट जिसको आप छोड़ के जा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके क्रेडिट बैंक में जमा रहेगा और जब दोबारा आप आएंगे, कोर्स फिर से चालू करेंगे, तो वो पहला पुराना क्रेडिट आपको जोड़ दिया जाएगा और इसके साथ आपका मेरिट कैलकुलेशन होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो यहां भी फ्रीडम का, जैसे मैंने कहा, स्ट्रीम का फ्रीडम है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि क्रेडिट बैंक और ये बाकी चीजें कैलकुलेशन कैसे होगी। अब देखिए, ये हायर एजुकेशन जो ग्रेजुएशन है, जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम है, उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। अपने स्क्रीन पे देखिए, 1 ईयर, अगर आपने 1 साल कॉलेज एजुकेशन के बाद 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट डिग्री दी जाएगी। आपने सुना है ना, सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट डिग्री दी जाएगी। आपने 2 साल की पढ़ाई की और छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा डिग्री। आपने 3 साल की पढ़ाई की तो आपको ग्रेजुएट माना जाएगा। वो ग्रेजुएशन की डिग्री के आधार पे आप जॉब पा सकेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग ले पाएंगे। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको 4 इयर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप चौथे साल ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो आपको ग्रेजुएशन विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। अर्थात आप हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए एलिजिबल हो गए हैं। मैं यहां से रिपीट करूं, 1 ईयर पढ़ के छोड़ दिया, सर्टिफिकेट डिग्री, 2 साल पढ़ के छोड़ दिया, डिप्लोमा डिग्री, 3 साल पढ़ के छोड़ दिया, ग्रेजुएशन डिग्री, जो आपको एलिजिबल कर देगी जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और 4 साल पढ़ लिया तो आपका वो मास्टर डिग्री और रिसर्च के लिए आप तैयार हो जाएंगे।
और जैसा मैंने कहा, आपको आपका कोई भी एफर्ट व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, मैंने पहले कहा कि आपके क्रेडिट को जोड़ा जाएगा। तो ये क्रेडिट को कैसे जोड़ा जाएगा? एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपने 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दी तो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उस सब्जेक्ट में जितने आपके मार्क्स आए, वो क्रेडिट आए, वो जोड़ दिया जाएगा। और ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन और डिजिटल रहेगा, कहीं भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहेगा, कहीं किसी मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं रहेगी, ना आपकी तरफ से ना किसी और तरफ से। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपके 1 साल की पढ़ाई का क्रेडिट जमा हो जाएगा। दोबारा जब आएंगे तो जहां से शुरू करेंगे फिर क्रेडिट जुड़ता जाएगा। तो ये प्रोविजन किया गया है और ये पूरी तरह से ऑनलाइन, मतलब ट्रांसपेरेंट और डिजिटल होगा। हायर एजुकेशन में अब पोस्ट ग्रेजुएशन, 4 साल की डिग्री के बाद, 3 और 4 ईयर की डिग्री के बाद अब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें और रिसर्च की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन का टोटल ड्यूरेशन 1 ईयर या 2 ईयर्स होगा। अब ये 1 ईयर और 2 ईयर क्यों, यहां ध्यान रखिए मित्रों। ग्रेजुएशन में आपने सुना कि 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। यहां समझिए, कोरिलेट कीजिए। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपकी पीजी 2 साल की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल होगा, मास्टर डिग्री 2 साल की होगी। और अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो मास्टर डिग्री 1 ईयर की होगी। तो वैसे भी ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल का होता था, आज भी 5 साल का है। या तो ग्रेजुएशन में 4 साल कर लीजिए तो 1 साल पीजी, या ग्रेजुएशन में 3 वर्ष कीजिए तो 2 साल पीजी, और इस तरह से 5 इयर्स का ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। अब इसमें रिसर्च एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं? अभी तक एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी की जो पढ़ाई होती थी उसे कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया है। अब ये पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रिकमेंडेशन है। हाँ, पीएचडी को पहले की तरह अस्थायी रखा गया है, 4 वर्ष का समय अभी भी है, और पहले की तरह आज भी ये पीएचडी को वैसे ही रखा गया है। तो मित्रों, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पूरा करिकुलर फ्रेमवर्क था, 5+3+3+4 और उसके बाद 4 इयर्स का ग्रेजुएशन और 1 और 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन और बाद में पीएचडी, यहां प्री स्कूल से लेके पीएचडी तक की पूरी सिस्टम मैंने आपको समझाई। उम्मीद है आपको ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ अन्य फीचर्स की चर्चा करेंगे। जैसे इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को अलाउ कर दिया गया है। अब कौन से फॉरेन यूनिवर्सिटी को, इसमें भी बहुत धोखा है, इसमें भी बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत है। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं और जो सिर्फ मनी मिंटिंग मशीन के रूप में काम कर रहे हैं, उसी तरह से विदेशों में भी, यूरोप के देशों में भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे मनी मिंटिंग वाले, मनी मेकिंग मशीन के रूप में बहुत सारे यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री में, रसिया में, जॉर्जिया में, फिर ईस्ट एशियन कंट्री में जैसे फिलीपाइंस में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, अदर कुछ यूरोपीय कंट्री में भी है, कुछ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं और जो सिर्फ मनी मिंटिंग मशीन के रूप में काम करते हैं। तो जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ अलाउ किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो एक शर्त रखी गई कि दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, अर्थात जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती हैं, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती हैं, उन्हीं को भारत में प्रवेश की आजादी दी जाएगी, उनको सुविधा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिवर्सिटी आ जाए और भारत के लोगों का, भारत के स्टूडेंट्स का पैसा और समय बर्बाद करके चला जाए सिर्फ मनी अर्निंग के हिसाब से। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक, और इससे एक दूसरा बड़ा फायदा होगा कि भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं वैश्विक कंपटीशन के लिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए अपने को तैयार करेंगे। और भारत में भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, आप जानते हैं कि आज के डेट में भी बहुत आश्चर्य और अफसोस की बात है कि वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटी में शायद भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आता है। वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में एक समय भारत की यूनिवर्सिटीज विश्व के शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी। आज दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भारत का स्थान नहीं है। अब आपको
याद कीजिए, जब मैंने आरंभ में इस परिचर्चा का आरंभ किया था, तब मैंने कहा था कि मैकॉले ने किस तरह का षड्यंत्र रचा और भारत में क्लर्क पैदा करने वाली मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री लगाई, आज उसका परिणाम है कि हम पढ़े लिखे अनस्किल्ड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट पैदा कर रहे हैं, जो क्लर्क की नौकरी के लिए भी मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी है। इसी को ध्यान में रख के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सुधार किए गए हैं। तो आज भारत की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं आती हैं। बहुत अफसोस की बात है। जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में आएंगी तो शायद हमारी यूनिवर्सिटीज भी उनसे कंपटीशन करके अपने स्तर को और इंप्रूव करके उनसे बराबर और उनसे बेहतर हो पाएंगी और भारत में हायर एजुकेशन और रिसर्च एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव होंगे, ऐसी उम्मीद है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि नाम ही है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो इसने भारत के शिक्षा का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर जोर दिया गया है और इसमें संस्कृत एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की है। याद कीजिए आरंभ में मैंने क्या कहा, जब मैकॉले आया तो मैकॉले ने देखा कि जब तक संस्कृत एजुकेशन नहीं बंद करेंगे, भारतीयों को उनके मूल महान ग्रंथों के शिक्षा से जब तक काटेंगे नहीं, प्राचीन समृद्ध ज्ञान विज्ञान से जब तक काटेंगे नहीं, तब तक ये मानसिक रूप से गुलाम नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं कि मैकॉले ने भारत में 3 साल 4 साल रहने के बाद अपने पिता को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि जो शिक्षण पद्धति मैंने यहां लागू कर दी है, उसके परिणामों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगले 30 साल में मैंने जैसा सोचा था वैसा ही होने वाला है और अगले 30 वर्षों में माय डियर फादर, भारत में शायद अपनी प्राचीन ज्ञान विज्ञान पर गर्व करने वाला कोई भी विद्यार्थी नहीं बचेगा और जो लोग भी बचेंगे, जो लोग भी पढ़े लिखे होंगे, वो अंग्रेजी इंग्लिश एजुकेटेड होंगे और वो पश्चिमी शिक्षा की पद्धति से पढ़े होंगे और जो अपनी जड़ों से कट चुके होंगे और हमारा जो क्लर्क बनाने का मूल उद्देश्य था, उस दिशा में हमारी शिक्षा पद्धति बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये ऐसा भाव का पत्र मैकॉले ने खुश होकर अपने पिता को लिखा था। आप जरा सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो संस्कृत एजुकेशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रमोट करने की ठानी है और इसके लिए स्कूल लेवल से ही, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में संस्कृत को कई तरीकों से बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। संस्कृत स्कूलों और कॉलेज में प्रमोट किया जाए, इसके लिए फंड और कुरिकुलम में इस तरह के प्रोविजन किए जाएंगे। अन्य भाषाओं, अन्य विषयों की पढ़ाई भी संस्कृत में हो पाए। अगर आप कोई स्टूडेंट इच्छा रखे तो वो दूसरे विषयों को भी संस्कृत में पढ़ पाए, जैसे प्राचीन भारत में होता था, यह भी प्रावधान किया गया है। तो ये एक भारत की शिक्षा को उसकी जड़ों से जोड़ने, देखिए देश में एक ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जो राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़े और तब हम राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। जब हमारा युवा, हमारी आने वाली पीढ़ियां जड़ों से जुड़ी रहेंगी, तभी वो आसमान की बुलंदियों को छू पाएंगी। अगर वो जड़ से कट गए तो आसमान की बुलंदियों को कभी नहीं छू पाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ऐसी ही एक उम्मीद जगाई है। मैकॉले की कॉन्स्पिरेसी को जवाब दिया गया है और क्लर्क मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को बंद कर एक मूल अर्थों में सर्वांगीण विकास वाली शिक्षण पद्धति को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े। मैकॉलियन शिक्षा जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उसने हमें अपरूटेड कर दिया, हमें अपने जड़ से उखाड़ दिया, मिसगाइडेड किया और एक ऐसे इंटेलेक्चुअल और अर्ध शिक्षित लोगों की एक बड़ी फौज तैयार की जो अपने नेशनल इथोज से, अपने कल्चरल इथोज से अलग हट गए और जिन्होंने नेशनल वैल्यूज पे गर्व करना छोड़ दिया और इससे बाद में बहुत तरह के सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हुई और आज भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है जिसका सामना हम और आप सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में कर रहे हैं। तो इसका जवाब हमें यह है कि हम अपने जड़ों की तरफ मुड़े, जड़ों से जुड़े और आसमान की बुलंदियों पर मॉडर्न एजुकेशन भी लें और हम अपने रूट को भी समझें, पहचानें। सिर्फ मार्कशीट प्राप्त करना
और सर्टिफिकेट प्राप्त करना एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है। हमारा इमोशनल कोशेंट भी बढ़ना चाहिए, बल्कि हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट भी बढ़ना चाहिए। तब हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति, एक अच्छा पति, एक सफल पिता, एक पुत्र, एक अच्छा समाज का पर्सन, सोशल पर्सन, एक अच्छा नागरिक, एक सफल व्यवसायी, एक सफल प्रोफेशनल बन पाए। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। एक समय था भारतीय शिक्षण पद्धति का, देखिए मैं यहाँ एक लास्ट कुछ पॉइंट के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। शिक्षा का भारतीयकरण क्यों जरूरी है? जैसा मैंने पहले कहा कि एक समय था जब भारत में मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए थे, तो विश्व व्यापार का 30% से ज्यादा, 32 से 33% विश्व व्यापार का भारत का हिस्सा था। मतलब इंडिया सेंट्रिक वर्ल्ड था। वर्ल्ड ट्रेड भारत से निर्देशित होता था, उसके नियम भारत के तरफ के लोग तय करते थे। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, पहले दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, भारत में बहुत तरह के विध्वंस और निर्माण की प्रक्रियाएं हुई। ट्रेड और कॉमर्स में भारत का परसेंटेज, वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स में भारत का जो स्थान है थोड़ा नीचे आया। फिर भी 18वीं शताब्दी तक, अंग्रेजों के आने तक, आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व व्यापार में भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड ट्रेड में 22-23% था। लगभग 1/4 विश्व व्यापार तब भी भारत से होता था। आज भारत की क्या स्थिति है? आज उसके बाद मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम आई, और जब अंग्रेज भारत से गए तब वर्ल्ड ट्रेड में हमारा परसेंटेज मात्र 2% रह गया, और वही शिक्षा पद्धति हमने जारी रखी। आज वर्ल्ड ट्रेड में हमारा परसेंटेज 1% भी नहीं है। सोचिए कहां से कहां चले गए हम। कहां 33% हम हुआ करते थे प्री मुस्लिम एज में, और आज वर्तमान इंडिपेंडेंट इंडिया में शिक्षा का ऐसा ह्रास हुआ कि हमारा प्रभाव वर्ल्ड ट्रेड में घटते घटते 1% से भी कम हो गया। ये पराभव हुआ भारत का, और ये प्रभाव होता है एजुकेशन सिस्टम का। तो हेल्थ सिस्टम भारत का इतना मजबूत है। आप आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी, जहां प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का सिद्धांत चलता है, और लोगों को बीमार ही ना होने दे, और शारीरिक पहले उनको कैसे बचाया जाए बीमारियों से, इस पर ज्यादा जोर था। और अगर बीमार हो गए तो उनका पूर्ण इलाज कैसे किया जाए, इस बात पर विचार किया। भारत का जो हेल्थ सिस्टम था, भारत में जो चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे जो विद्वान हुए हैं, इन्होंने जो जिन ग्रंथों की रचना की है, और आयुर्वेद शास्त्र की जो रचना की है, वो वर्ल्ड में आज भी दुनिया में अद्भुत है। इन चीजों को पढ़ाने पर जोर कम हो गया, तो अब आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है, इन पर भी ज्यादा जोर देगी। इस तरह से इंडियन वैल्यूज, इंडियन इथोज को पढ़ाया जाएगा, और तब देश में राष्ट्रीय नेशनल वैल्यूज को लोग समझेंगे और अपना नया नेशनल गोल तय करेंगे। ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मूल उद्देश्य। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फी रेगुलेशन के लिए भी ये बोर्ड बनाई जाएगी, संस्था बनाई जाएगी, और स्कूल कॉलेज जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं उन पर भी लगाम लगाने की, उनको भी रेशनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। फी रेगुलेशन का पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों को ग्रेडिंग दी जाएगी, और ग्रेडिंग के आधार पर, कैटेगरीज के आधार पर उनके फीस तय किए जाएंगे, उनके द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज के आधार पर। जो एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी बॉडीज बनेगी, अब एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जो पूरे देश के एजुकेशन को रेगुलेट करेगी। जैसे आज यूजीसी है, AICTE है, इस तरह से बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी है, MCI है। अब मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के बाकी सभी एजुकेशन के लिए पूरे देश में एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। तो इस तरह से यूनिफिकेशन होगा और एकीकरण होगा पूरे देश में शिक्षा का, और ये रेगुलेटरी बॉडी पूरे देश में शिक्षा के मैकेनिज्म और पॉलिसी को डिसाइड करेगी। और ये रेगुलेटरी बॉडी सिलेबस डिसाइड करेगी, रेगुलेटरी पर्पस किससे काम करेगी, सैलरीज और स्कॉलरशिप के बारे में निर्णय लेगी, रिजल्ट के बारे में निर्णय लेगी। और इस तरह से एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब तक शिक्षा के क्षेत्र में भारत के जीडीपी का लगभग 3% या उससे भी कम कई बार खर्च होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार ये बोल्ड डिसीजन लेता है, घोषणा करता है कि आने वाले वर्षों में टोटल जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। अगर वास्तव में ये लागू कर दिया जाता है
तो भारत की शिक्षा पद्धति का के लिए ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। जब इतने सारे रिसोर्सेज शिक्षा में लगाए जाएंगे, रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन होगा, तो भारत की शिक्षा नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों को प्राप्त करेगी और विश्व में एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे भारतीय। वोकेशनल कोर्सेज पर जोर होगा, प्रैक्टिकल और फील्ड एक्सपीरियंस के द्वारा पढ़ाया जाएगा। एक सेंट्रलाइज टीचर ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा और जहां टीचर की ट्रेनिंग की जाएगी और वो सभी टीचर्स के लिए कंपलसरी होगी। बहुत सारे ई कोर्स डेवलप किए जाएंगे, डिजिटल लर्निंग पर जोर होगा, एडल्ट लर्निंग पर भी ज्यादा जोर दिया जाएगा, पूरे शिक्षा का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, तभी ये आधुनिक और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन पाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ विशेषताएं हैं। बीएड की ट्रेनिंग 4 साल की भी होगी। किसी एक भाषा पर खास माध्यम के रूप में जोर नहीं दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा रहेगी लेकिन उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी और भारतीय भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हैं उन पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टीचर्स के लिए निर्धारित किया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज मदर टंग पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। ये चीज हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपको ये मेरा पूरा वीडियो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बनाया गया था। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आपने शुरू से अंत तक साथ निभाया, तो आपको पूरा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ठीक से समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपको वहां मदद करेगा। आप एक स्टूडेंट हो स्कूल के या कॉलेज के, तो उसके लिए भी ये बहुत मदद करेगा ये वीडियो। एक टीचर या शिक्षाविद के रूप में भी आप इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किन बातों का समावेश किया गया है। इस तरह से मैं रवि आर कुमार आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सभी पहलुओं, सभी आयामों से आपका परिचय कराऊं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी, अपने नियर्स एंड डियर्स को भी इसके लिंक फॉरवर्ड करें, ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जिज्ञासा रखते हैं या जिनके लिए जानना जरूरी है, वो इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। थैंक यू, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।